हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संकेत और स्वागत है आपका हमारे चैनल एस अकेडमी एजुकेशन प्लेनेट में। मैं आज आपको बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए सीधा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। संघ मतलब ग्रुप जिसे कह सकते हैं। अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्य के क्षेत्रों में सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। कि अगर कोई भी नए राज्य का निर्माण होता है, जैसे अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग होके हैदराबाद से अभी तेलंगाना का निर्माण हुआ है, तो ये संसद को यह अधिकार दिया गया अनुच्छेद 3 के तहत। तो तेलंगाना राज्य की स्थापना जो हुई है वो अनुच्छेद 3 के तहत हुई है। अनुच्छेद 5 संविधान प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके माता या पिता भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ के समय से ही भारत में रह रहे हों। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। कई बार पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 64 यह घोषणा करता है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 74 जो मंत्रिपरिषद की जो स्थापना होती है वो अनुच्छेद 74 के द्वारा होती है और जो इसमें शीर्ष पर होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जिसकी सहायता से राष्ट्रपति जो है अपने कार्य संपन्न करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित विवाद की परीक्षा किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति, जिसे सॉलिसिटर जनरल भी कहते हैं। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा वे देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। कि अगर प्रधानमंत्री ने कोई भी ऐसा कार्य किया है या कोई ऐसी योजना बनाई है या कोई ऐसा निर्णय लिया है जो लगता है कि जो राष्ट्रपति को ये लगे कि ये ठीक नहीं है या इसमें कुछ गड़बड़ है, तो वह प्रधानमंत्री से इसका ब्यौरा मांग सकता है अगर वह जरूरी समझे। अनुच्छेद 86 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को यह शक्ति दे सकता है कि अगर किसी मुद्दे को लेकर दोनों सदनों में कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया या कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है तो दोनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाकर वह दूर कर सके। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो फैसला करता है वो अनुच्छेद 110 करता है। और इसे कौन घोषित करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, जिसका अधिकार उसे अनुच्छेद 110 से प्राप्त होता है। अनुच्छेद 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान करता है या अस्वीकृत कर सकता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के उस संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पर यदि दोबारा संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता। अगर कोई भी कानून ऐसा जिसे राष्ट्रपति को लगता है कि वह संसद या इसमें संशोधन की जरूरत है तो वह संसद को कानून को संसद के पास जो है पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। परंतु अगर संसद ने वही कानून बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजा तो वह इसे अस्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक यही कंडीशन अनुच्छेद 200 में राज्यपाल की है।
अनुच्छेद 112 प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। जो 1 फरवरी को हमारे देश का बजट आता है तो वो इसी अनुच्छेद के कारण आता है। अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश सत्र में, ये यानी अगर कोई सत्र नहीं चल रहा है तो अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई है वो अनुच्छेद 124 के तहत हुई है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे कैग भी बोलते हैं, CAG। अनुच्छेद 163 राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। ठीक जैसे ही अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद की स्थापना होती है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, ऐसी अनुच्छेद 163 में राज्य के अंदर मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की स्थापना है कि वह इसलिए कि वह राज्यपाल को कोई भी सलाह दे सके, परंतु राज्यपाल जो है उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 169 राज्य में विधान परिषद की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। कि अगर कोई भी विधान परिषद की रचना होती है तो वह या तो उसके बनने का जो कानून है वो बहुमत से पारित होना चाहिए या फिर संसद की स्वीकृति इसको मिलनी चाहिए अगर किसी राज्य में विधान परिषद बनाना चाहते हैं। फिलहाल तो 7 ही राज्य ऐसे हैं। अनुच्छेद 200 राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सम्मति दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकता है, पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाने पर वह अस्वीकृत नहीं कर सकता है, बल्कि यह कर सकता है कि वह राष्ट्रपति के पास यह भेज सकता है। ठीक जैसी कंडीशन अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की थी, ऐसी अनुच्छेद 200 में राज्यपाल की है। अनुच्छेद 213 राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है, ऐसे ही अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को राज्य के अंदर अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 214 सभी जो हाई कोर्ट की स्थापना होती है वो अनुच्छेद 214 के तहत होती है। अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों को परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियां। अगर ऐसा लगता है कि भाई हमें जो है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे किसी अधिकार का उल्लंघन या कोई भी अधिकार हमसे छीना जा रहा है, तो हम उच्च न्यायालय के पास इसे लेख जारी करके उनके बारे में जानकारी मांग सकते हैं। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। जो जिला न्यायालय के अंदर जज होते हैं उनकी जो नियुक्ति होगी वो हाई कोर्ट के जज से परामर्श करके राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। जो भी इसके नीचे जैसे लोअर कोर्ट है और जो मजिस्ट्रेट हैं, ये सब इसी के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के अंदर आते हैं। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत भी, अगर पंचायत के किसी भी निर्णय को हाई कोर्ट जो है रद्द कर सकता है। अनुच्छेद 235 उच्च न्याय, ये तो अभी बताया है। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या प्रशासन की नियुक्ति कर सकता है। जैसे दिल्ली है और दिल्ली के पास राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी जो
राज्यपाल हैं वो इस समय है आनंदीबेन पटेल। अगर राष्ट्रपति उचित समझे तो आनंदीबेन पटेल जी को दिल्ली का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, जिसका अधिकार उन्हें अनुच्छेद 239 के तहत मिला है। अनुच्छेद 245 संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। जो संसद है वो संपूर्ण, या तो कोई भी ऐसा कानून बना सकती है जो संपूर्ण देश में लागू हो, या हमारे देश के किसी भी एक छोटे हिस्से के लिए कानून बना सकती है। ठीक ऐसे ही राज्य विधान पालिका कर सकती है, जिसका अधिकार उसे अनुच्छेद 245 के तहत मिला है। लेकिन राज्य विधान पालिका केवल अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कर सकती है। अनुच्छेद 248 विधि निर्माण, जो कानून बनाने की जो शक्ति होगी वो संसद के पास होगी, जिसका अधिकार उन्हें अनुच्छेद 248 के तहत मिला हुआ है। अनुच्छेद 249 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे। यदि राज्यसभा चाहे तो वह विशेष बहुमत से किसी भी कानून को पास करके, जैसे राज्य सूची का एक विषय है कृषि, तो राज्यसभा अगर चाहे तो विशेष बहुमत से कृषि पर कोई भी कानून, किसी पर जो है मतलब कोई भी अगर कोई कानून या प्रस्ताव आया तो उसे बहुमत से पारित करके लोकसभा को 1 वर्ष का जो है अधिकार दे देगी। अगर ये राज्यसभा ने इसे बहुमत से पारित कर दिया तो लोकसभा द्वारा बनाया गया कानून कम से कम 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। अगर राज्यसभा को लगता है कि यह राष्ट्रहित में है, और अगर नहीं लगता है तो वो कानून जो है वह नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियां नदी घाटियों के जल वितरण, नदियों से संबंधित या नदी की घाटियों से संबंधित या नदी के जल से संबंधित कोई भी, अगर 2 राज्यों में झगड़ा होता है या कोई भी विवाद होता है तो उसके निपटान का अधिकार संसद को दिया गया है अनुच्छेद 262 के तहत। अनुच्छेद 263 ये एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करेगा, जिससे यदि केंद्र और राज्य में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद उत्पन्न हो गया है या कोई भी गलतफहमी उत्पन्न हो गई है तो ये उसे दूर करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि, जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्टियां एकत्र रहेगी। कहने का मतलब यह है कि ये संचित निधि से अगर सरकार कुछ रुपया निकालना चाहती है, कुछ पैसा निकालना चाहती है तो उसे कानून का पालन करना होगा। अनुच्छेद 267 संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकती है, जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्र की जाएगी, जैसे कि पीएम केयर्स फंड। अभी कोरोना की जो स्थिति एकदम अकस्मात उत्पन्न हुई है। अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्य को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान। अनुच्छेद 275 राज्यों को यह अधिकार देता है कि वह अपनी किसी भी योजना या राज्य के विकास के लिए केंद्र से पैसा मांग सकते हैं, इसे अनुदान कहते हैं। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति हर 5 वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा। जो केंद्र और राज्यों के बीच में टैक्स को लेकर टैक्स का जो बंटवारा है उसकी सूचना जो है राष्ट्रपति को देगा। ये काम होता है वित्त आयोग का। अनुच्छेद 300 के संपत्ति का अधिकार, पहले ये जो था ये मूल अधिकारों में आया करता था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे वैधानिक अधिकार माना गया और इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर 300 के में रखा गया। अनुच्छेद 312
राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, ये सभी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। कई बार पूछा जा चुका, लोक सेवा आयोग की स्थापना अनुच्छेद 315 के तहत होती है। अनुच्छेद 324 चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित रहेगी, जैसे कि आचार संहिता लगाना, चुनाव के दौरान किस चीज़ का इस्तेमाल होगा या किस चीज़ का नहीं, जैसे ईवीएम का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, या बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा, या कोई भी अगर चुनाव आयोग को लगता है कि किसी भी उम्मीदवार ने कोई भी ऐसी गतिविधि करी है जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है, तो वह उसका नामांकन भी रद्द कर सकती है। अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 331 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वे समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इनका कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं है तो वह लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत 2 लोगों का मनोनयन या चयन कर सकता है। लोकसभा में केवल 2 ही लोगों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 332 अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण, ये कि 80 और एसटी को जो आरक्षण मिला हुआ है वो अनुच्छेद 332 के तहत ही मिला हुआ है। अनुच्छेद 333 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन, राज्य की जो विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते हैं उनको मनोनीत किया जाएगा, तो ये अनुच्छेद 333 के तहत यह अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान, ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं होगी। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, यानी कि हिंदी को जो राष्ट्रभाषा घोषित किया गया वो अनुच्छेद 343 के तहत किया गया। अनुच्छेद 347 यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हो और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। जैसे बंगाल में ज़्यादातर लोग बंगाली बोले और उनकी इच्छा हो कि उनकी भाषा को भी मान्यता दी जाए तो वो इसकी अनुमति जो है राष्ट्रपति दे सकता है। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है। अनुच्छेद 351 यह संघ का कर्तव्य होगा वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं स्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। जैसे कि भारत में कई भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, तो संघ का जो कर्तव्य होगा वह होगा कि भाई हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जाए ताकि जो अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं उनके बीच में वह संवाद जो है आसानी से हो सके, आसानी से उनके बीच में बातचीत हो सके। ये अगर कोई बंदा दिल्ली का कोई बंदा तमिलनाडु की तरफ चला जाए तो वहाँ की भाषा समझने में कठिन होगी, काफ़ी उसे कठिनाई होगी। परंतु अगर वहाँ कोई बंदा ऐसा होगा कि वो हिंदी जानता होगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए अनुच्छेद 351 के तहत संघ को यह जिम्मेदारी दी गई है कि हिंदी भाषा का वह प्रसार करे। राष्ट्रपति की अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति में घोषणा यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाहें, आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है। 1962 में
जब चीन से युद्ध हुआ था तो इसी अधिकार का इस्तेमाल किया गया था। यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 356 के तहत, ये पंजाब में भी कई बार लगा है। अनुच्छेद 307, यदि राष्ट्रपति यह समझता कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता एवं साख खतरे में है तो वह वित्तीय आपात की स्थिति की घोषणा कर सकता है, परंतु भारत में कभी वित्तीय आपात नहीं लगा है। अनुच्छेद 365, यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विदित समझता है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलने की स्थिति नहीं है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। कि अगर किसी भी राज्य ने केंद्र के द्वारा भेजे गए किसी प्रस्ताव या निर्देश को पालन नहीं किया तो राष्ट्रपति यह समझेगा कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया, तो वहां पर जो है वह अगर चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, जिसका अधिकार उसे अनुच्छेद 365 के तहत मिला हुआ है। जैसा कि अभी महाराष्ट्र में भी मांग उठी थी राष्ट्रपति शासन लगाने की। अनुच्छेद 368, संसद को संविधान के किसी विभाग में संशोधन करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 368 के तहत मिला हुआ है। अनुच्छेद 370, ये तो गर्मा गर्म मुद्दा है जी, इसको तो अभी भंग कर दिया गया है। इसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था जो अब नहीं है। अनुच्छेद 371, कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर आदि। कि अगर किसी राज्य का विकास करना हो तो राष्ट्रपति उसके लिए एक बोर्ड की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 394 के, राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। जो हिंदी भाषा में जो हमारा जो कानून है उसका हिंदी भाषा में जो अनुवाद है वो राष्ट्रपति करवाता है, और जिसका अधिकार उसे 394 के तहत मिला हुआ है। अनुच्छेद 395, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को, जिसमें प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ रद्द कर दिया जाता है। तो यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।